नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर सिंह। नमस्कार, मैं हूं कादम्बिनी शर्मा। और हम आ पहुंचे हैं तिब्बत की राजधानी लासा। लासा वो ऐतिहासिक शहर जिसके बारे में अभी तक हम सिर्फ किताबों में ही पढ़ते सुनते आए हैं। हम आपको बता दें कि एनडीटीवी इंडिया भारत का ऐसा पहला न्यूज चैनल है जिसे तिब्बत के कई इलाकों में घूमने का मौका मिला और वहां से हम आपके लिए समेट कर लाए हैं कई खास रंग। तो देखिए हमारे साथ ये खास रिपोर्ट सीधे तिब्बत से। तिब्बत की पहचान और लासा की शान, पोटाला पैलेस। 3,700 मीटर या 12,140 फीट की ऊंचाई पर बने पोटाला पैलेस से लासा शहर में हुए बदलाव और नए निर्माण की पूरी झलक मिलती है। ये शहर अपने इतिहास को चुपचाप समेटे हुए है। इस समय हम पोटाला पैलेस की छत पर हैं और यहाँ से पूरा जो लासा शहर है वो नज़र आता है। ये जो स्क्वायर है जिसको कि पहले लिबरेशन स्क्वायर कहा जाता था, अब इसका नाम बदल के पोटाला स्क्वायर कर दिया गया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा लासा जो शहर है वो नज़र आता है। इसके खूबसूरत जो नज़ारे हैं वो नज़र आता है। तिब्बत के इतिहास ने जिस तरह से करवट बदली है, पोटाला पैलेस उसका सबसे बड़ा गवाह रहा है। 1950 के दशक तक ये पैलेस तिब्बत के तमाम दलाई लामा का मुख्य निवास हुआ करता था। लेकिन 1959 में जब चीनी सेना की कार्रवाई के बाद 14वें दलाई लामा लामो थोंडुप को अपने 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ तिब्बत छोड़ना पड़ा, तब से ये सत्ता का केंद्र न रहकर सिर्फ धार्मिक आस्था की जगह बन गया है। पोटाला पैलेस भले ही पहले राजनीति का केंद्र रहा हो, पावर की सीट रही हो, लेकिन अब ये यूनेस्को का हेरिटेज साइट है। यहाँ पर हर साल यूएन से इंस्पेक्टर्स आते हैं, देखते हैं कि इसका कैसे रख रखाव किया जा रहा है। रेनोवेशन पर लाखों मिलियन डॉलर खर्च किए जाते हैं। पोटाला पैलेस के भीतर फोटोग्राफी मना है, लेकिन बाहर की दीवारों के 2 रंग, लाल और सफेद, इसके 2 हिस्से और उसकी अहमियत को बयां करते हैं। सफेद हिस्सा दलाई लामा का निवास और प्रशासनिक कार्यालय हुआ करता था, जबकि लाल हिस्सा धार्मिक स्थल। छठे को छोड़कर 13वें तक सभी दलाई लामा को यहीं दफन किया गया है। ये भी कहा जाता है कि जब दलाई लामा ने तिब्बत पर चीन के प्रभुत्व को मानने से इनकार कर दिया, तो उनके लिए पोटाला पैलेस की जगह नोर्बुलिंका में एक छोटा सा महल बना दिया गया। नोर्बुलिंका में बना ये समर पैलेस 14वें दलाई लामा का निवास स्थान हुआ करता था। वो यहाँ 1956 से 1959 तक रहे और उसके बाद उन्होंने भारत में निर्वासित जीवन जीना मंजूर किया। चीन ने बाहरी लोगों के लिए तिब्बत के दरवाजे को पहले बंद कर रखा था, लेकिन अब उसके रवैये में ऐसा खुलापन आया है कि उसने इस महल को भी सैलानियों के लिए खोल दिया है। यहाँ हम पत्रकारों को भी जाने की इजाजत मिली। स्थानीय गाइड यहाँ 14वें दलाई लामा के बैठने वाले सोफे से लेकर उनके बैठक खाने तक उनसे जुड़ी हर चीज के बारे में बताती हैं। हालांकि यहाँ उनकी कोई तस्वीर नजर नहीं आती। यहाँ आकर पता चलता है कि 14वें दलाई लामा को लेकर तिब्बती आज भी भावुक हैं। कैमरे पर ये नहीं बोलते, लेकिन इनको उम्मीद है कि इनके धार्मिक नेता एक न एक दिन लौटकर जरूर आएंगे। चीन को दलाई लामा के लौटने से दिक्कत नहीं है। चीन दलाई लामा के साथ निजी संपर्क बनाए हुए है और वो शर्तों के साथ उनके वापसी की राह को खोले खड़ा है। 5 सूत्री फॉर्मूले के तहत तिब्बत के फ्रीडम या ग्रेटर ऑटोनॉमी की दलाई लामा की मांग चीन कब का खारिज कर चुका है। इसमें तिब्बत से चीनी सेना की वापसी के साथ साथ तिब्बत में जनता के हाथों सरकार चुनने की मांग शामिल है।关键要看达赖他自己本人。达赖只要是承认台湾是中华人民共和国的一部分，承认西藏是中华人民共和国的一部分，放弃分裂西藏的主张，我们中央政府随时和他欢迎他个人的今后的来往去向和他之后的这个安置，这个渠道是畅通的。
चीन तिब्बत की तमाम मोनेस्ट्रीज की देखभाल और रखरखाव पर मोटी रकम खर्च कर रहा है, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं को राजनीति से दूर ही रखता है। चीन कहता है कि प्रशासनिक सुधार के क्रम में उसने तिब्बत में धर्म और शासन को अलग करने का काम किया और 14वें दलाई लामा को जब अपनी राजनीतिक महत्ता और सत्ता जाती दिखी तो वो चीन के खिलाफ हो गए। 首先，我觉得这个对西藏最不满意的，可能就是流亡在印度的这个14世达赖喇嘛，还有流亡政府，是吧？因为我每天都可以看到大量他们在批评，西藏的政策、西藏的发展这样的言语。因为他们那个从59年离开西藏以后，对现在西藏的发展，没有做出任何贡献。 चीन हमेशा से तिब्बत को अपना अभिन्न अंग बताता रहा है। उसका ये भी आरोप है कि तिब्बत में जो अलगाववादी आंदोलन है उसके पीछे अमेरिका और उसकी एजेंसी CIA का हाथ रहा है। असल में चीन का दावा है कि अमेरिका यहाँ पर अलगाववाद को हवा देकर दुनिया में चीन के विकास और विस्तार को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दरअसल इस विवाद के कई पहलू हैं। लासा के होटल ब्रह्मपुत्र ग्रैंड में चल रही फिल्म की इस शूटिंग ने हमारा ध्यान खींचा। इस फिल्म का नाम है अ स्पाई इन तिब्बत, यानी तिब्बत में एक जासूस। A film about in 1904 the British Army invaded Tibet. Right. And Tibetan people fight against them. This is story tells about. ये फिल्म एक जरिया है ये बताने का कि बाहरी ताकतें किस तरह से तिब्बतियों को उकसाने की कोशिशों में लगी रहीं। चीन ने तिब्बत पर कब्जे के आरोप को हमेशा खारिज किया है। वो इतिहास का हवाला देकर कहता है कि सन 1247 में तब के तिब्बती धार्मिक नेता सपन और गोर्डन नाम के मंगोलियन प्रिंस के बीच समझौते के बाद से ही तिब्बत चीन की केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक दायरे में आ गया था। बाद की सदियों में चीन अपने सीधे नियंत्रण में तिब्बत के स्थानीय प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने में जुटा रहा। 23 मई 1951 को चीन की केंद्रीय सरकार और तिब्बत की स्थानीय सरकार के बीच हुए समझौते के मुताबिक तिब्बत को पीसफुल लिबरेशन या शांतिपूर्ण आजादी मिली। 真实情况应该是你已经看到了嘛？西藏自古就是中国的一部分，啊，这个是不用争的事实。而且呢，西藏在共产党的领导下，在中华人民共和国的这个领导下，整个大框架家庭下，那么生活的很幸福，宗教信仰得到了充分的尊重，人民生活很幸福、很和谐。 ये तो है कि चाहे लासा की सड़क हो या फिर कोई और इलाका, जिंदगी बिल्कुल सामान्य और अपनी गति से चलती नजर आती है। यहाँ ना तो कोई बख्तरबंद गाड़ी नजर आती है और न ही अत्याधुनिक हथियारों से लैस सेना या सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती। टुक बहादुर गुरुंग नेपाल से हैं और पिछले 8 साल से लासा के एक पारंपरिक तिब्बती होटल में काम कर रहे हैं। लासा को इन्होंने करीब से देखा है। आपने कभी यहाँ कोई प्रदर्शन देखा, कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो, कोई सरकार के खिलाफ नारे लगा रहा हो, चीन के खिलाफ, इस तरह कुछ देखा? नहीं, अभी तक नहीं देखा। ये 2006-8 में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, बाद में तो कुछ नहीं देखा अभी तक। बहुत अच्छा है। तिब्बत में अगर किसी तरह का असंतोष है तो उसे आजादी की मांग से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। आजादी की मांग तो दलाई लामा और स्वयं घोषित तिब्बत की निर्वासित सरकार की तरफ से भी नहीं की जा रही। वे चीन के भीतर और चीनी संविधान के दायरे में ही ज्यादा स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। ऐसे में असंतोष को चीन बौद्ध भिक्षुओं के एक तबके की महत्वाकांक्षा से जोड़कर देखता है। 那么就是在西藏自治区本地来看，应该说也有一些对西藏的发展存在一些不满的这个情况，这是客观存在的。比如说有少量的这个僧人，对吧？因为他们怀念59年以前的。 西藏这个政教合一的这么一个时代，他们的地位要高于其他普通人，他们可能会。
चीन किस तरह से जुटा तिब्बत के विकास में और क्या चीन ने बदल दी है तिब्बत आबादी की तस्वीर, देखेंगे ब्रेक के बाद।